हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं अंकित यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हर रोज़ की तरह मैं एक बार फिर से आप सभी के लिए मैथ के कुछ शानदार प्रश्न लेकर आया हूं, जो आगामी परीक्षा के हिसाब से आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि आगामी परीक्षा में जो पैटर्न आने वाला है उस पर आधारित प्रश्नों को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, आज का मॉक टेस्ट बहुत ही शानदार और बहुत ही शानदार तरीके से बताऊँगा सब कुछ। ठीक, बस डरना नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, हमेशा की तरह। चलो, क्या है सवाल कि यदि बेलन की ऊंचाई 15% बढ़ाई जाती है तथा इसके आधार की त्रिज्या को 10% घटाया जाता है, तो बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, ये पूछा गया है। ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या चाहिए, परिवर्तन। आप मुझे ये बताओ कि बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता कितना है, बताओ बताओ। आप कहोगे कि सर 2πr/h होता है ना, तो मैं आपको बता दूं कि जब प्रतिशत परिवर्तन होता है ना, तो जो चीज़ कांस्टेंट रहती है जैसे 2π, इसका कोई मतलब नहीं है, इसमें नहीं होगा प्रतिशत परिवर्तन, ये तो स्थिर है। ठीक है, इसमें बदलाव नहीं होगा, बदलाव होगा तो त्रिज्या और ऊंचाई में। ठीक, वही अपन को करना है। तो पहले ये देख लो कि ये 15% होता कितना है, बोलो कितना होता है। आप कहोगे कि भैया 3/20 होता है, भिन्न में यही होता ना। तो मतलब क्या है कि पहले ऊंचाई 20 थी, अब 3 बढ़ गई, तो कितनी हो गई, 23। बस खत्म काम। अब क्या बोला कि आधार की त्रिज्या को 10% घटाया जाता है, मतलब पहले 10 थी, अब कितनी हो गई, 9। बस इतनी सी बात थी। बताओ, अब निष्कर्ष निकालो। यहाँ हो जाएगा गुणा करके कितना, 200, और यहाँ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 207। अब क्या करना है, आपको ये देखना है कि कितना परिवर्तन हुआ। बताइए कितना हुआ, वृद्धि हो गई 7 की। किसके सापेक्ष में, 200 की, क्योंकि यही आधार था, इसी पर बढ़ेगा जो भी बढ़ेगा। तो 7/200। अब प्रतिशत में चाहिए तो 100 का क्या करना पड़ेगा, गुणा। बस इनको काट लो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। 7/2% की क्या आ गई, वृद्धि। 7/2 को क्या बोलेंगे, 3.5। तो 3.5% की क्या हो गई, वृद्धि। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई। बहुत ही आसान प्रश्न, बहुत ही आसान तरीके से आपने कर दिखाया। ठीक है, चलो अगला प्रश्न ये रहा। बोला है कि 15 और 14 के वर्गों के योग में कौन सी छोटी से छोटी संख्या को जोड़ा जाना चाहिए ताकि परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। बहुत ही ध्यान से करना। 15 का वर्ग कितना होता है, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कितना होता है, 225। और 14 का वर्ग कितना होता है, 196, है ना, होता है ना। वो बोलता है कि इनका योग, आप भी करो, करो ना योग। 6 5 11, 9 2 11 1 12, 2 1 3 1 4, 421 आया योग। उन्होंने बोला कि कौन सी संख्या को जोड़ा जाना चाहिए ताकि परिणामी संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, ये भी कर देते हैं। इसमें कुछ जोड़ा जा रहा है, ठीक है, तो कुछ निकल के आएगा, आएगा ना। और वह छोटी से छोटी संख्या पूछ रहे हैं, तो आप इतना बताओ मुझे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि 421 से कुछ अगर हम आगे संख्याओं को बढ़ाएंगे तो आसपास में कुछ ऐसी संख्या मिलेगी आपको जो पूर्ण वर्ग हो। तो 421 के ऊपर वाली संख्याएं दिखनी है। सोचो, लगाओ दिमाग। तो आप कहोगे कि हाँ सर एक है, मैं कहूँगा कौन सी, तो आप बताओगे मुझे कि 441 होगी ना। 421 के बाद जो संख्या पूर्ण वर्ग होने वाली है वह 441 ही होगी, होगी, है ना। तो बस क्या करना है, आपको x का मान चाहिए, तो देख लो ना कितना कम है 441 से, बस आ गया, 20 कम है, तो यही जोड़ेंगे ना, जो कम है वही तो जोड़ेंगे। अगर 421 में 20 और जोड़ दें तो 441 हो जाएगा, और बस जो संख्या प्राप्त होगी वह कैसी होगी, पूर्ण वर्ग। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आई। बिल्कुल आसान तरीके से, आसानी रूप से आपने कर लिया। बहुत ही मज़ेदार प्रश्न था। ठीक है, चलो ये सारे वही सवाल हैं जो ट्रेंड में चल रहे हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। ये नहीं है कि सरल है तो अरे पढ़ना है भैया। ठीक है, चलो क्या है कि अगर 5 कारों का क्रय मूल्य x कारों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अच्छा, ऐसी बात है। लो, 5 कारों का क्रय मूल्य मतलब 5 CP बराबर है x, तो आप भी मान लो x।
अब x को आप इस फॉर्मेट में मानो, ठीक है, ऐसे, ठीक है ना, x कारों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो x SP, SP मतलब विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस, CP मतलब क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि CP बटे SP, अनुपात निकाल सकते क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में, कितना आएगा बोलो ना, x बटे 5 आएगा कि नहीं। अब देखो ये तो निकाल लिया यहाँ से, इसको याद रखना, ठीक है। अब बोला गया है कि यदि लाभ 25% हो, ये बोला गया है, देखो कितनी प्यारी बात बोली गई है। अगर 25% लाभ हो रहा है, मतलब 25% मतलब कितना होता है, 1/4। इनके कहने का तात्पर्य ये है कि 4 है क्या, क्रय मूल्य, 1 का हो गया क्या, लाभ इसका, तो कितने की बेची गई, 5 की, बस ये आपका क्या आ गया, SP मतलब विक्रय मूल्य। तो अगर हम इनका अनुपात बनाएंगे तो CP बटे SP, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य बराबर आएगा 4/5, सॉरी मान रखना है, तो 4/5, ठीक है ना। अब देखो क्या कर सकते, देखो यहाँ ABCP बटे SP और ABCP बटे SP, इन दोनों को आपस में बराबर नहीं कर सकते, बोलो कर सकते ना। तो x/5 बराबर 4/5, तो 5 से 5 कट गए, x बराबर कितना आ गया, 4, बस खत्म काम। ये हो गया बी ऑप्शन आपका उत्तर। बात समझ में आई, कुछ नहीं था सवाल में, बहुत ही आसान था, मजेदार तरीके से आपने कर दिखाया, ठीक है ना। चलो अगला प्रश्न क्या है, बोला गया है कि कौन सा एकल छूट 12% और 5% के क्रमिक छूट के बराबर है। तो मेरे प्यारे मित्रों, इसके लिए क्या है, दिमाग में सोचो जरा, क्या हो सकता है। इसमें आपने पढ़ा होगा क्या, ये वाली चीज पढ़ी है ना, वृद्धि और कमी पर आधारित पढ़ी है ना, बस यही लगा दो। देखो कितने अच्छे तरीके से आप लगाओगे, शानदार। 12% की छूट मतलब -12, ठीक है, 5% की छूट मतलब -5, ठीक है। अब दोनों माइनस के यहाँ देखो गुणा में होंगे ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और कितना 12 गुणा 5/100, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस के 17 हो जाएंगे, प्लस इनका गुणा करो तो 12×5 = 60 आएगा, 100 का भाग देंगे तो 0.6 आएगा, कितना होगा बोलो, 16.4%। माइनस ये दर्शाता है कि ये क्या है, छूट, बस खत्म काम। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल को लगाने का इससे अच्छा तरीका नहीं है, ये सबसे बेस्ट है, बहुत ही कम समय में आसानी से हो जाता है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, ये सवाल क्या कहता है, फटाफट पढ़ेंगे और फटाफट करेंगे कि एक शिविर में 180 छात्रों ने 20 दिन के लिए राशन लिया था। यदि राशन 25 दिनों तक रहना चाहिए तो कितने छात्रों को शिविर छोड़ना चाहिए, ये बोला गया है। तो आप ये निकाल लो कि राशन कितना है, कैसे निकालेंगे, छात्र हैं ए और 20 दिन के लिए राशन है, तो बस छात्र का गुणा कर दो दिन से, कितना आएगा 3600। ये क्या है आपका, राशन है 3600, ये निकाल लिया आपने। जब राशन आपके पास आ गया और राशन चलाना कितने दिनों तक है, 25 दिनों तक, तो आपको आदमी चाहिए ना, आदमी चाहिए, तो बस क्या करो कि एम चाहिए, एम मतलब छात्र या आदमी एक ही बात होते हैं। अच्छा एक काम करो, छात्री लिख लो, ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं, बिल्कुल छात्र लिख लिया, छात्र चाहिए। तो कुल राशन है कितना, 3600, कितने दिनों तक चलाना है, 25 दिनों तक, तो 25 का देंगे भाग, कितना आया, 25 से कम 25, 11 बचा, 25 चौके 100 और फिर 25 चौके 100, 144 हो गया, ठीक है ना। 144 व्यक्ति होने चाहिए तो 25 दिनों तक क्या चल जाएगा, राशन, ठीक है। आदमी है कितने, मतलब जो छात्र हैं वह कितने हैं, 180। तो उन्होंने बोला कि कितने छात्रों को शिविर छोड़ना चाहिए, तो 180 छात्र हैं और 144 चाहिए आपको, तो कितनों को छोड़ना पड़ेगा, 180 में से घटा दो 144, कितना आएगा बताइए, 36, इतना ही बचेगा, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए प्रश्न था, बताओ कितना आसान था, है कि नहीं। चलो अगला प्रश्न क्या बोलता है, प्रश्न बोलता है कि 13,680 मीटर 3 भागों में विभाजित करें, जैसे कि पहला भाग तीसरे भाग का 3/5वां भाग हो, 3/5वां हो, ठीक है। तो पहला भाग आप ए मान लो
और तीसरा भाग है इसलिए ए बी हो गया दूसरा भाग, सी हो जाएगा तीसरा। तो मतलब यहां दिया है ए बराबर सी का 3/5। बात समझ में आ रही है? तो यहां से आप ए बटे सी निकाल सकते हो, कितना आएगा 3/5। ठीक, और क्या दिया है, दूसरे और तीसरे भाग के बीच अनुपात, तो बी बटे सी दिया है कितना 4/7। ठीक है, ये दिया है आपको। तो क्या कर सकते हो आप यहां देखो कि कॉमन क्या है, क्या है कॉमन क्या है बताइए। कॉमन है आपका सी, यहां भी सी और यहां भी सी। तो यहां से आप ए अनुपाते बी अनुपाते सी निकाल सकते हो। कैसे? आपको सी समान करना पड़ेगा। सी समान करने के लिए इस पूरे में 7 से गुणा कर दो और इस पूरे में 5 से गुणा कर दो, आ जाएगा। तो ए का मान कितना आएगा 21, बी का मान 20 और सी का मान 35। ठीक है ना। अब क्या करना है आपको, देखो कुछ नहीं करना है, ये तो अनुपात हो गया इनका। कितना है कुल 13,680, इनको जोड़ो, कुल कितना है कुल, एक कुल है मिलाकर 76 है ना। तो 76 रेशियो बराबर हो जाएगा 13,680 के। मैं आपसे कहूं कि कितनी बार कटेगा, तो आप काटोगे इनको तो 19 से कट जाएगा। हाँ, तो 19 चौके 76 और 19 सत्ते 133 और 3 बचा तो 19 दूनी 38 ऐसे, और 4 से काटोगे तो 180 बार। ठीक है, हाँ, तो एक रेशियो बराबर आया आपका कितना, इतना आएगा ना, बिल्कुल सही। ठीक है, तो अभी एक रेशियो बराबर 180 हो गया। आपको क्या चाहिए, ए का मान ही तो चाहिए ना। तो बस करो गुणा, करो फटाफट। जब आप गुणा करोगे तो 21 का किस में गुणा करना है, 180 में। करो गुणा, कितना आएगा बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 0। 21 अट्ठे 168, हाथ से लगाई 16, 21 से कम 21, 21 और 16 कितना होगा 37 होगा ना। तो 3780 उत्तर आएगा आपका, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, आसानी से हो गया, कुछ नहीं था, एक रेशियो का मान आ गया। अब 21 रेशियो का मान चाहिए ना, तो एक रेशियो का कितना है 180, 180 का गुणा कर दो 21 से, बस उत्तर आ जाएगा। तो आपने कितना निकाल लिया 3780। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। चलो अगला प्रश्न ए है, क्या बोला गया है, किसी संख्या के दो अंकों का योग 10 है, यदि अंकों को आपस में बदला जाता है तो इसका मान 18 से बढ़ जाता है, संख्या का पता लगाएं। अच्छा देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इन सवालों को आप ऑप्शन से लगाओ तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, विधि थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है, क्या फ़ायदा विधि आप लगा रहे हो और बीच में भूल गए, इसलिए सबसे अच्छा ये है कि आप ऑप्शन से लगाओ, सबसे बेहतर तरीका, बहुत मज़ेदार। ठीक है, देखो कैसे लगाते हैं। किसी संख्या के दो अंकों का योग 10 है, तो अंक क्या है 6 और 4, यहाँ भी 6 और 4 और 1 और 9 और 2 और 8। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो देखो सबका 10 हो रहा है ना, सबका 10 हो रहा है। तो मतलब ये है कि पहला जो है, पहली लाइन ये तो नहीं निकल पा रहा है इससे। ठीक है, अब दूसरी लाइन लिखो कि यदि अंकों को आपस में बदला जाता है, बदलो 46 का लिख दो 64, अंक बदल गए। ठीक है, और 64 हो गई 46, 19 हो गया 91, 28 हो गया 82, बदला जाता है तो इसका मान 18 से बढ़ जाता है। देखो कैसा बढ़ गया, आपको देखना है कि ए इससे 18 ज़्यादा है क्या, 28 से 18 बढ़ के 82 हो रहा है क्या, नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 19 से बढ़कर 91 हो रहा है क्या, नहीं, ये भी नहीं होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना। 64 से बढ़कर हो रहा है क्या 46, नहीं, ये तो घटकर हो रहा है, तो फिर ये भी नहीं होगा। तो देखो यहाँ 46 में जब हम 18 जोड़ेंगे तो आपका 64 आएगा, आ रहा है ना कि 46 से 18 बढ़ गया, कितना हो गया 64, अंक भी आपस में बदल गए ना। 46 का कितना हो गया 64, बदल रहा है ना। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऐसे लगाया जाता है। ठीक है, जैसी भाषा कहती है वैसे ही हमको लगाना पड़ता है। ठीक, बहुत ही आसान तरीके से आपने समझ रखा है और समझ भी लिया। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, क्या बोलता है, स्मिता एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकती है और सैम उसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है। चलो स्मिता, ए है स्मिता 12 दिन में करती है, ठीक है, सैम है ये कितने दिन में 9 दिन में, कुल काम निकालो
निकालो कुल काम कितना आएगा, 36 आएगा ना। कुल काम 36 हो गया, तो एक एक दिन का काम निकाल लो, दोनों का एक दिन का काम निकालो। कैसे निकालोगे, भाग देंगे ना 12 का 36 में 3 बार, 9 का 36 में 4 बार। ठीक, अब बोला गया है कि 4 दिनों तक काम करने के बाद इन दोनों ने मिलकर एक दिन में 7 यूनिट काम कर लिया। ठीक है, और 4 दिनों तक काम करते रहे, तो 7 यूनिट अगर 4 दिनों तक करेंगे तो कितना यूनिट काम हो जाएगा, 28 यूनिट हो जाएगा ना। 28 यूनिट काम हो गया। कुल काम था कितना, 36, 36 में से 28 यूनिट काम हो गया। फिर क्या बोले कि दोनों ने क्या कर दिया, नौकरी छोड़ दी। तो अधूरे काम का अंश क्या है, पहले ये तो देखो कि अधूरा काम है कितना, तो शेष काम कितना है, बताइए कितना है। 36 में से 28 घटा देंगे, क्योंकि 28 हो चुका है, तो कितना आएगा बताइए, 8 यूनिट। उन्होंने बोला कि एक कितना है, किसका, पूरे काम का। 8 यूनिट कितना है, 36 का, ए पूछा है। तो बस 8 कितना है, 36 का, तो 8/36। ए है अपना क्या, शेष अंश या शेष भाग, ए बोलेंगे। ठीक है, तो बस इनको हल कर लो, 4 दूनी 28 और 4 दूनी 8 और 4 नम 36, तो 2/9, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए बोला था इस प्रश्न में, और कुछ नहीं। ठीक, आसानी से आपने समझ लिया होगा। चलो, हर रोज़ की तरह आपके लिए एक बहुत ही प्यारा होमवर्क है। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी इस क्वेश्चन को उतनी ही शिद्दत से लगाओगे जितनी शिद्दत मैंने इस क्वेश्चन को इस मॉक टेस्ट में डालने में लगाई है। ठीक है ना, तो आप पूरी शिद्दत से इसको लगाना। अगर नहीं आएगा तो फिर मैं हूँ ना, कल फिर मुलाकात होगी इसी समय बहुत ही प्यारे प्यारे और शानदार क्वेश्चंस के साथ साथ। ठीक है, तो फिर आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा।